Good morning and a very, very happy morning. We are reading Psychology of Money written by Morgan Housel. We are on page number 44. Chapter number 4, Confounding Compounding. चलिए इसको समझते हैं। और राइटर यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता है कि वॉरेन बफेट की 84.5 बिलियन की जो वेल्थ थी उसमें से 81.5 बिलियन की वेल्थ उनके 65 बर्थडे के बाद थी। हमारा जो दिमाग है ना, ये इस प्रकार की एब्सर्डिटीज़ को लेने के लिए हैंडल ही नहीं कर सकता। क्या 65 साल के बाद में उसके पास इतना पैसा आया? और पेज नंबर 47 पे बुक कहती है कि एक किसी फील्ड में हम कुछ सीखते हैं और वो हमें सिखाता है किसी और फील्ड के बारे में बहुत कुछ। 1 बिलियन ईयर्स की हिस्ट्री है आइस एज की। राइटर यहाँ पर एग्जाम्पल देने वाला है कि जो ये हमारी पृथ्वी की हिस्ट्री है, बिलियन ईयर ओल्ड आइस एज से लेके, ये हमें पैसे के बारे में क्या सिखाती है। हमारी साइंटिफिक नॉलेज जो है ना पृथ्वी के बारे में, ये आपको लगता होगा कि बहुत ही अच्छी है, लेकिन ये बहुत ही यंग है। अलग अलग तरह की थियोरीज की, किस तरह से पहाड़ बने, किस तरह से नदियाँ बनी, सबने कुछ अलग अलग बताया। और अब ये पता लग चुका है कि हमारी पृथ्वी पे सिर्फ एक आइस एज नहीं रही है, 5 डिस्टिंक्ट आइस एज रही हैं। आप सोचिए कितनी एनर्जी लगती होगी कि एक पूरा प्लैनेट है, फ्रीज हो, फिर डी फ्रीज हो, फिर फ्रीज हो। और इस पृथ्वी पे ये साइकिल कौन क्या क्रिएट कर रहा होगा, कैसे क्रिएट कर रहा होगा, इसके बारे में भी बहुत सारी थियोरीज हैं। और अब आज के दिन हम एक सर्बियन साइंटिस्ट है, मिल्टन मिलांकोविक की जो स्टडी है अर्थ के पोजीशन में, कि जिस प्रकार से अर्थ आधारित है अदर प्लैनेट्स के रिलेशन के अंदर, उन्होंने एक आइस एज की थ्योरी दी है। उनके हिसाब से जो गुरुत्वाकर्षक शक्ति है सन की और मून की, वो अर्थ को इम्पैक्ट करती है और उसको थोड़ा सा सन की तरफ टिल्ट कर देती है। हजारों साल के अंदर इसकी वजह से अर्थ का जो एक हिस्सा है वो उसको कहीं कम और कहीं ज़्यादा सोलर रेडिएशन मिलती है। ये थ्योरी एज्यूम करती है कि जो हिस्सा जो इतना ज़्यादा वार्म नहीं होता कि पिछले साल की बर्फ़ को गला सके, ये जो बसी हुई बर्फ़ होती है पुराने साल की, ये नई बर्फ़ जो आती है उसको एक्यूमुलेट करती है और फिर अगले समर ये बर्फ़ पहले से ज़्यादा बच जाती है और फिर ज़्यादा बर्फ़ इकट्ठा होती है। फिर ये जो बर्फ़ ज़्यादा इकट्ठा होती है, इससे सनरेज रिफ्लेक्ट होते हैं, तो अगली बार स्नोफॉल ज़्यादा होती है। और इस प्रकार कुछ 100 सालों के बाद में जो पहाड़ है, जो पीक्स, जो स्नो के पैक्स हैं, वो एक बड़े बड़े कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स में बदल जाते हैं। इसको होने में काफ़ी जनरेशन लगती हैं। जिन एरियाज़ के अंदर सनलाइट ज़्यादा मिलती है वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है। इस प्रकार से ये साइकिल चलता चला जाता है। राइटर कहता है अमेजिंग चीज़ ये है कि थोड़ा करके, कि मतलब थोड़ी सी बर्फ़ हुई, फिर थोड़ा और जमा, फिर थोड़ा और जमा, ये छोटा छोटा एक चेंज इन कंडीशन जो है, शुरू हुआ एक पतली लेयर ऑफ स्नो जो पुराने कूल समर से रह गई, वो मतलब जो समय के साथ में वो पूरी पूरी पृथ्वी को बर्फ़, एक मोटे बर्फ़ के परत के अंदर कवर कर देती है। और ग्लेशियोलॉजिस्ट्स का ये कहना है कि ये मैटर नहीं करता कि अमाउंट ऑफ स्नो कितनी थी, थोड़ी से थोड़ी अमाउंट ऑफ स्नो का भी ये इम्पैक्ट होगा। ये जो एग्जाम्पल है और जो ये टेक अवे क्या है, जो हम इसको पढ़ रहे हैं कि आइस एज कैसे क्रिएट होती है या हुई, में अपनी लाइफ में कोई भी बड़ा रिजल्ट लाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ें कंपाउंड होती हैं, कंपाउंड का मतलब जैसे कि पैसा है, पैसे पे इंटरेस्ट आया, फिर पैसे के इंटरेस्ट के ऊपर और इंटरेस्ट आया, इस तरह से छोटी छोटी ग्रोथ जो है वो सर्व करती है आपकी फ्यूचर की ग्रोथ को। कई बार एक छोटा सा स्टार्ट बेस जो है ना, वो ऐसे रिजल्ट्स को देता है जो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। और मैनी टाइम्स इसको कोई भी लॉजिक एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि क्या चीज़ें पॉसिबल है, कहाँ से ग्रोथ आ रही है और ये कहाँ पे आपको लेके जा सकती है। और ये मनी के फील्ड में तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहाँ पे वॉरेन बफेट का वो एग्जाम्पल ले रहा है। 2000 किताबें लिखी गई हैं कि उसने इतना पैसा कैसे कमाया। इसमें एक सिंपलेस्ट फैक्ट है जो ध्यान देने वाला ये है, क्योंकि वो एक अच्छा इन्वेस्टर रहा है एक बचपन से।
राइटर कहता है जब मैं इस समय इसको लिख रहा हूँ, वॉरेन बफेट 84.5 बिलियन पे उसकी जो एसेट्स हैं, उसके पैसा है, वो सारा उसमें से 84.2 बिलियन एक्यूमुलेट हुआ उसके 50वें बर्थडे के बाद में, और 81.5 बिलियन डॉलर आए जब वो सोशल सिक्योरिटी के लिए क्वालिफाई करा अपने मिड 60s में। वॉरेन बफे एक फिनोमिनल इन्वेस्टर था। अगर आपको ये लगता है कि उसको इन्वेस्टिंग का ये पता था कि कहाँ करें कहाँ नहीं करें, तो राइटर कहता है आप इस पॉइंट को मिस कर देंगे। रियल जो सफलता की कुंजी है, की टू सक्सेस है, कि वो फिनोमिनल इन्वेस्टर रहा था 3/4 ऑफ अ सेंचुरी, यानी 75 साल से। सॉरी, 3/4 ऑफ अ सेंचुरी, आई नो 75 साल नहीं होते हैं। तो वो इन्वेस्ट करना उसने शुरू किया जब वो 30s में था, वो 60s में रिटायर्ड किया। वो 10 साल का था तब से उसने इन्वेस्ट करा। जब वो 30 का था तो वो ऑलरेडी 1 मिलियन हो चुका था। राइटर कहता है कि अगर सपोज करो कि वो एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी जीता, जो अपने टीन ईयर्स के अंदर दुनिया को खोज रहा है, अपने फाइंड कर रहा है कि पैशन कहाँ है, तो उसकी जो नेट वर्थ होती 30 साल की उम्र तक सिर्फ $25,000 की होती। फिर उसके बाद में वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनुअल इन्वेस्टमेंट्स भी करता ना, तो भी वो 22% से ज़्यादा नहीं इकट्ठा कर पाता। लेकिन उसने कितने किए? 84.5 बिलियन। तो उसका जो स्किल था वो था इन्वेस्टिंग इन टाइम। द सीक्रेट इज टाइम। कंपाउंडिंग ने काम किया। उसका जो स्किल था ना, वो था समय के साथ कंपाउंड में। राइटर कहता है कि वो कोई ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर नहीं था। उनको हम कोई एवरेज एनुअल रिटर्न के हिसाब से देखें, बुक कई एग्जाम्पल्स को कंपैरिजन करती है ये दिखाने के लिए कि लोगों ने उससे ज़्यादा पैसा कमाया इन एनुअल रिटर्न। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर और लोग उनसे ज़्यादा बेटर इन्वेस्टर थे, तो फिर वो इतना पैसा क्यों नहीं कमा पाए? यहाँ पे पॉइंट ये है कि इस समय उस पल के अंदर जो आपको स्मॉल चेंजेस ऑफ ग्रोथ नज़र आ रहे होते हैं ना, वो आपको एक रिडिकुलस इम्प्रैक्टिकल नंबर्स का ग्रोथ देते हैं। जब हम ये स्टडी कर रहे होते हैं ना कि भैया ये आइस एज कैसे फॉर्म हो गई, वॉरेन बफेट कैसे इतना पैसे वाला बन गया, तो हम जो की ड्राइवर्स ऑफ सक्सेस है उसको इग्नोर कर देते हैं। राइटर कहता है कि मैं बहुत बार ये सुनता हूँ कि लोग कहते हैं कि जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट टेबल को पढ़ा तो हमें ये पता लगा कि अगर हमने 20 साल की उम्र में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, सेविंग शुरू कर दी होती, तो उनकी ज़िंदगी बदल जाती। राइटर कहता है कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। वो कहते हैं कि लीनियर थिंकिंग जिसको हम बात करते हैं कि 10 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 अगर कितना होगा, अबाउट 9 टाइम्स, तो आप कहोगे 72 है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 गुना, मतलब प्लस नहीं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 8 बाई 8 बाई 8 होगा, तो आपकी हेड एक्सप्लोड कर जाएगा, क्योंकि वो 13 करोड़ 42,17,728 पे हो जाएगा। तेरा एक और एग्जाम्पल राइटर देता है लाइफ के अंदर, दैट इज़ हम हार्ड ड्राइव नहीं यूज़ करते थे। 1950 के अंदर कितनी बड़ी बड़ी नहीं हार्ड ड्राइव होती थी, जो फ्यू डज़न मेगाबाइट को स्टोर करती थी। 1970 के अंदर जो दूसरी ड्राइव आई उसमें 70 मेगाबाइट थे। फिर समय के साथ में ये जो हार्ड ड्राइव्स हैं ये छोटी 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 होती चली गई, और 2019 में 100 टेराबाइट हार्ड ड्राइव कैन बी अ स्मॉल चिप। तो राइटर कहता है कि अगर हम इसको देखें 1950 से 1990 तक जो मेगाबाइट में प्रोग्रेस हुआ वो 296 मेगाबाइट एक हार्ड ड्राइव में गया, while from 1990 to now it is 100 million megabyte in one hard drive। एक थोड़ा 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 प्रोग्रेस होता है और उसके बाद में आपको अचानक से एक बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है, इफ़ यू आर इनटू कंपाउंडिंग। राइटर कहता है कि हम लोगों के अंदर पता है खतरा क्या है, कि हम कंपाउंडिंग को इंट्यूटिवली नहीं लेते, हमारे स्वभाव का हिस्सा नहीं है। हम इसके पोटेंशियल को इग्नोर करते हैं। हम कोशिश करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को और रस्तों से सॉल्व करने की। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा इसलिए कि हमको पता ही नहीं है कि कंपाउंडिंग का पोटेंशियल होता क्या है। 2000 किताबें जो बफेट के सक्सेस पे लिखी गई, उसमें किसी ने भी ये टाइटल नहीं दिया कि ये गाय जिसका इतना सारा पैसा है, ये 3/4 ऑफ द सेंचुरी में अपने आप को
मतलब इन्वेस्टमेंट में लगा रखा था, कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहा था। क्योंकि जो ये मैथ्स क्रिएट हो रहा था इस इन्वेस्टमेंट से, जो प्रोग्रेस क्रिएट हो रही थी, ये इंट्यूटिव नहीं था, स्वाभाविक नहीं था। आपको लग रहा था ऐसा कैसे हो जाएगा, इसलिए आपने उस तरफ सोचा ही नहीं कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा होता। राइटर कहता बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं इकोनॉमिक साइकिल्स पे, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पे, पर सबसे ज़्यादा पावरफुल और इम्पॉर्टेंट बुक जो है ना, उस पे पता है क्या लिखा होना चाहिए था? शट अप एंड वेट। ये एक ही पेज मीन्स इन्वेस्ट करो और वेट करो पैसे के ग्रो होने का। और एक प्रैक्टिकल टेक अवे राइटर कहता है इस चैप्टर का ये है कि काउंटर इंट्यूटिवनेस ऑफ कंपाउंडिंग, अगर आप कंपाउंडिंग के महत्व को नहीं समझ रहे हैं तो ये रिस्पॉन्सिबल है आपकी बहुत सारी आपकी ज़िंदगी के अंदर ट्रेड डिसअपॉइंटमेंट्स, बैड स्ट्रैटेजीज़ या सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग इवेंट्स जो है ना, वो नहीं हो पा रहे हैं। हम ब्लेम नहीं कर सकते लोगों को इस चीज़ के लिए कि वो सारा दिन ये एफर्ट लगाते हैं कि हम कहाँ पे ज़्यादा सारा इन्वेस्ट करें और ज़्यादा मतलब तेज़ी से इन्वेस्टमेंट वापस आए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन लें। इंट्यूटिवली ये स्वभाव हमारा, ये एकदम बेस्ट वे लगता है कि पैसा कमाने का। लेकिन जो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हाईएस्ट रिटर्न दे। हाईएस्ट रिटर्न वाली जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ज़िंदगी में 1 या 2 आ सकती हैं, जब आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है। अगर आप स्टिक करते हैं कि आप रिपीट इन्वेस्टमेंट्स करके एक लंबे समय तक कंपाउंडिंग को काम करने देते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही वाइल्ड रिजल्ट्स आ सकते हैं। इसके ऑपोजिट में क्या है कि आपको ह्यूज रिटर्न्स चाहिए जिसको आप होल्ड नहीं कर पाते हो, तो यहाँ से क्रिएट होती है बहुत ही ट्रेजिक स्टोरीज। चैप्टर 4 में राइटर हमें इंस्पायर कर रहा है कि हम अपनी ज़िंदगी में जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर सकें वो करें, ताकि हम वॉरेन बफेट की तरह यू नो कंपाउंडिंग से वेल्थ को ग्रो कर सकें। एंड ये चीज़ें बुलियन में भी हैं, ये चीज़ें प्रॉपर्टी में भी हैं। मेरे रिलेटिव हैं एक, उन्होंने कुछ पैसा किसी फंड्स वगैरह में डाल के और वो कहते हैं कि मैंने छोड़ दिया, टू डेट इज़ 15 करोड़। अभी तक हमने 4 चैप्टर किए हैं जिसके अंदर हमने ये देखा कि भाई कोई भी कैसे भी मनी बिहेवियर कर रहा है, पागल नहीं है, वो प्रभावित है अपने जीवन की कहानी से कि कैसे पैदा हुआ, क्या हुआ। दूसरा, पैसे कमाने के अंदर लक और रिस्क दोनों का एक प्रभाव है। और जो लोगों की ज़िंदगी के अंदर पैसा कभी भी एनफ नहीं होता है, उसने बहुत सारी केस स्टडी से हमें सिखाया कि वो लोग कहाँ पहुँचते हैं। और अब हमने ये सोचा कि अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंपाउंडिंग पर अ, आधारित करें तो किस तरह से वॉरेन बफेट की तरह अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। लगता है लाइफ इज़ अ मिक्स ऑफ ऑल एंड लेकिन दिस इज़ व्हाट द ट्रूथ इज़। लोगों ने बिना काम करे ज़्यादा अरबपति करोड़पति हो गए हैं बिकॉज द मनी हैज़ बीन इन्वेस्टेड इन सच अ वे। आई एम ऑल्सो लर्निंग व्हाट टू डू and it's all because of you when you are my partner and we are reading it together. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.